साहिब थारा जुग जुग ठाठ बहेलो है कोई कहे शिव नगरी में साहिब थारा जुग जुग हाथ बहेलो है करना रे होए सो कर ले रे साधो अण समझा हरि दूर बतावे 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 समझा सात कहे लो है सतगुरु सैण अमोलख जी हाँ हरदम हर को गेलो है सतगुरु सैण अमोलख जी हाँ हरदम हर को गेलो है करना रे होय सो कर ले रे साधो करना रे होय सो कर ले रे साधो जिया राम गुरु पुराण मिल गया रे मिल गया अजपा जाप जपेलो है कहे बनानाथ सुनो भाई साधो मारा सतगुरु जी को हेलो है कहे बनानाथ सुनो मेरे साधो मारा सतगुरु जी को हेलो है करना होय सो कर मेरे साधो करना रे होय सो कर ले रे साधो करना रे होय सो कर ले रे साधो करना रे होय सो कर ले रे साधो कालो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल नमस्कारम to all of you who are here. आप सभी को नमस्कारम जो यहाँ हैं और आप सभी को नमस्कारम आप चाहे जहाँ भी हों।
मैंने अभी अभी अपने सन 2021 के 11 घंटे खो दिए। मैं आज दोपहर को ही अमेरिका से वापस आया और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं आधा दिन खो चुका हूँ। हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय कुछ महीनों पहले कोई मुझसे पूछ रहा था, जब हमने एटर्नल इको किताब का विमोचन हुआ, कि सदगुरु आप कब किताब कविताएं लिखते हैं? इन दिनों केवल हवाई जहाज़ में भी लिखता हूँ। This is called time. इस कविता का शीर्षक है समय। As ceaseless mill of time rolls on without a footprint upon the space that it traverses, but at once leaving a deep imprint upon human experience and of course wearing life down towards its end. As the ceaseless mill of time rolls on without a footprint upon the space that it traverses, but at once leaving deep imprint upon human experience and of course wearing life down towards its end. In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall you leave… In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall leave you uncreased by the imprints of time. In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall leave you uncreased by the imprints of time. In becoming seamless space from being seamed substance, shall one know the joy of riding the cycles of time, as time can be a joyride or a crushing mill. In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall one leave you… Some correction. In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall leave you uncreased by the imprints of time. In becoming seamless space from being seamed substance, shall one know the joy of riding the cycles of time, as time can be a joy ride or a crushing mill. Well, it's last few hours of 2021. सन 2021 के आखिरी कुछ घंटे और देश में, भारत में राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकारें अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये एक परंपरा है कि साल के आखिरी हिस्से में लोगों को वास्तव में बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करनी चाहिए। ये एक ऐसी संस्कृति है जो पिछले 25-30 सालों में विकसित हुई है, शायद इसके पहले ऐसा नहीं था। तो सरकारें, ये मत सोचिए कि सरकार मिस्टर ओमाइक्रॉन का फैलाव बढ़ने से रोकने की कोशिश नहीं कर रही, वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप कोई बेवकूफ़ी भरी चीज़ ना करें। अगर मैं कोई बेवकूफ़ी भरी चीज़ कहता हूँ तो वो इसलिए क्योंकि मैं भी जेट लैग में हूँ। तो दुनिया में एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैं सुन रहा हूँ वो इस बारे में है कि कैसे इंसान इससे दुखी थे, इस महामारी से। दुर्भाग्य से वे लोग जो बहुत ही बुरी अवस्थाओं से होकर गुजरे बीमारी की, और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेरे ख्याल से करीब 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने केवल अमेरिका में ही 8.5 लाख से ज़्यादा
मौतें हुई हैं, तो लगभग हर किसी ने अपने किसी प्रियजन को खोया है। हो सकता है वो उनके दोस्त हों या परिवार वाले रहे हों। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कई सारे इंसान दुखी हैं इस बात से कि वो पार्टी में नहीं जा सकते, वो शराब पीने नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते जो वो अपने जीवन में कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा समय है खुद पर ध्यान देने का और ये देखने का कि एक जीवन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, हालांकि वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक जीवन के रूप में यह जीवन कितना व्यवस्थित है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि व्यवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको किसी जीवन को सिखाना होगा। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक जीवन है। जब आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक जगह पर रखते हैं तो फिर आपको थोड़ी ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, वरना इस जीवन को व्यवस्था बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है और यह व्यवस्था कोई रातों रात घटित नहीं हुई। यह व्यवस्था कई लाखों करोड़ों सालों के विकास के दौरान हुई है। तो ये एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। ये जो जीव है, मैं इस जीव को एक व्यवस्था कह रहा हूँ, एक संस्था कह रहा हूँ, क्योंकि आपके शरीर का 90% से भी ज़्यादा इसमें वास्तव में दूसरे सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। केवल 10-11% ही वह जेनेटिक मटेरियल है जो आपको अपने माता पिता से मिला है। 90% से ज़्यादा दूसरे सूक्ष्म जीव हैं यहाँ पे। लेकिन इनमें आपस में एक तरह का तालमेल है। कई सारे लोग, अगर कोई ट्रेजेडी उनके जीवन में ना हो तो वो एक संपूर्ण जीवन जी लेते हैं इन सारी चीज़ों के साथ। तो धरती अपने आप में एक विशालकाय जीव है, एक जीवंत जीव है, क्योंकि दुनिया में एक गलतफहमी फैली है कि एक जीव का, एक ऑर्गेनिज्म का अर्थ है कि एक अलग जीवन। अगर ऑर्गेनिजम्स का एक समूह हो तो वो कुछ और होगा, या तो वो एक झुंड है या पैक है या प्राइड है। नहीं, ये चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया है। ये इंसानी बुद्धि का तरीका है कि वो हर चीज़ को काटती है। ये तरीका है, दुर्भाग्य से, एजुकेशन के आधुनिक प्रणालियों का, जो हर चीज़ को चाबी के छेद से देखता है, हर चीज़ को अलग अलग देखता है। मुझे लगता है कि हमने इसकी पर्याप्त कीमत चुकाई है। आने वाले सालों में हो सकता है कि हम इसकी कहीं ज़्यादा बड़ी कीमत चुकाएं, अगर हम इस देखने के नज़रिए को सुधारते नहीं हैं और अपने मन में और अपने कार्यों में सुधारते नहीं हैं, और साथ ही जिस तरीके से हम दुनिया में चीज़ें करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें ये नहीं समझ आता कि यह धरती, ये अपने आप में एक जीवंत ऑर्गेनिज्म है, ये जिंदा है। ये मूर्खतापूर्ण विचार कि अगर आप यहाँ खोदेंगे तो यहाँ फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन और जो कुछ भी है, नहीं। चूंकि ये जिंदा है इसीलिए आप भी जिंदा हैं। अभी आप एक खुले मैदान में बैठे हुए हैं। आपको ये समझना होगा और इसे महसूस करना होगा। आप वास्तव में इसे समझ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जटिल है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ज़्यादा पटिल है। जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके नीचे है जहाँ आप बैठे हुए हैं, क्योंकि असंख्य ऑर्गेनिजम्स तालमेल में एक साथ इस धरती पे जी रहे हैं, इस मिट्टी पे जी रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर 100 लोग एक साथ आते हैं तो उन्हें आपस में कई दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये एक ज़बरदस्त व्यवस्था है जहाँ इस मिट्टी में ढेर सारी गतिविधि हो रही है। जीवन इसलिए नहीं घटित हो रहा क्योंकि कुछ केमिकल साथ में आते हैं। अगर आप एक केमिकल सूप बनाते हैं तो वो जीवन नहीं बनेगा, लेकिन केमिस्ट्री उसमें शामिल है। देखिए, आप जिस पर बैठे हुए हैं, आपके नीचे मौजूद मिट्टी, इसमें एक तरह का लेन देन चल रहा है।
ये एक ऐसा एक्सचेंज है जो इस धरती के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा जटिल है। इसमें असंख्य जीव मौजूद हैं, प्राणी मौजूद हैं। वो कई सारे पोषक तत्व हासिल कर रहे हैं, मिनरल्स हासिल कर रहे हैं, और वो अलग अलग पेड़ों की, घासों की जड़ों की खोज में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, और वहाँ पे व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है। वो चीज़ों को केवल देते नहीं हैं, उन्हें कार्बन शुगर चाहिए। जब पेड़ वातावरण से कार्बन इकट्ठा करता है, उसे शक्कर में बदलकर उसे मिट्टी में जाता है, तो इन सूक्ष्म जीवों और जड़ों के बीच लगातार लेन देन हो रहा है कि किसे क्या मिलेगा। और ये लेन देन बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत तरीके से हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे तरीके से हो रहा है जिसे इंसान, जिसके बारे में सोच भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें करोड़ों, अरबों, खरबों जीव मौजूद हैं। जैसे हम हैं, हम खुद को एक अलग जीवन मानते हैं, और इस धारणा ने दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही लाई है, इंसानों को बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचाया है। जैसा कि मैं कह रहा था, इंसानों के लिए पिछले 1 या 2 सालों में सबसे बड़ा दर्द ये रहा है कि वो अकेले नहीं रह पा रहे हैं। वो अकेलेपन से दुखी हैं। हाँ, अगर आप उन्हें किन्हीं लोगों के साथ बिठा दें तो उनको उसका भी दुख होगा, वहाँ पे भी वो दुख पाएंगे। वो दूसरों को भी दुख देंगे अगर वो उनके साथ हों तो। अगर वे अकेले हैं तो इस हद तक कि वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि 67% पुरुष और 25% महिलाएं, जब उन्हें कमरे में अकेला छोड़ दिया गया, जहाँ किसी भी तरह का ध्यान भटकाने वाली चीज़ें नहीं थी, जैसे कोई टीवी या फ़ोन या पेन और पेपर भी नहीं था कि वो कुछ लिख सकें या पढ़ सकें, जब उन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो 67% पुरुष और 25% महिलाएं, उन्होंने चुना कि वो हल्के बिजली के झटके लें बजाय इसके कि वो अकेले रहें। माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक्स लेना उन्होंने चुना अकेले रहने के बजाय। एक इंसान जो बस यूं ही यहाँ बैठ नहीं सकता स्थिर और शानदार तरीके से, वो अभी इंसान नहीं बना है, वो अभी भी ऐसी हालत में है। ठीक है, ये एक विकास से जुड़ी समस्या है। प्रकृति ने आपको धक्का देके आगे बढ़ाया। प्रकृति ने आपकी पूंछ भी हटा दी है ना, या आपने उसे मिट्टी में गाड़ के रखा है? ये छोटा सा बच्चा, आपकी पूंछ है क्या चली गई? तो प्रकृति ने आपकी पूंछ आपसे ले ली, आपके दिमाग को बड़ा किया और आपकी सेरिब्रल एक्टिविटी को बढ़ाया, इस विश्वास के साथ आप कोई शानदार चीज़ करेंगे। लेकिन नहीं, आप चुप नहीं बैठ सकते। तो नया साल, एक और साल, पिछला साल, अगला साल, इसके कोई मायने नहीं हैं, क्योंकि ये वही है, ये वही इंसान है। और बेशक कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग केवल सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो आपको उसे देखकर फिर से उसके बारे में सोचना होगा। कल शाम तक तो आप उसे भूल जाएंगे। मैं आपके संकल्पों की बात कर रहा हूँ जो आप कसमें खाते हैं नए साल पर। तो पिछले 40 साल की गतिविधि के दौरान मैंने बहुत ही शानदार इंसानों को देखा है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जो चीज़ों के बारे में ईमानदार नहीं है। ऐसे लोग जो बहुत संकल्पबद्ध हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत समझदार हैं। वो जब किसी चीज़ को बनाने का संकल्प लेते हैं तो उनका संकल्प ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 5 कदम उठाता है, अगर 6वां कदम बहुत अच्छा नहीं दिखता तो वो पलट के पीछे वापस चले जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो समय को वापस नहीं पलट सकते।
समय एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पलट नहीं सकते, एक ऐसी चीज़ जिसे आप कभी ठीक नहीं कर सकते, वो है बीता हुआ कल। उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। आप दिशाएं बदल सकते हैं, जिसकी वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें कुछ कार्यों के लिए अनुकूल ना हो, लेकिन आप जीवन को पलटकर वापस नहीं ले जा सकते। जब आप कोई कदम उठाते हैं, जब आप कोई सांस अंदर लेते हैं, तो आप उसी सांस को फिर से अंदर नहीं ले सकते। आप उसी दिल की धड़कन को फिर से नहीं कर सकते। आप उसी पल को फिर से नहीं जी सकते। जो बीत चुका है वो बीत चुका है, और ये आपकी अनुमति के ना आगे दौड़ता जा रहा है। समय एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी अनुमति के, बिना किसी की अनुमति के लगातार दौड़ते जा रहा है, सौभाग्य से हम सभी के लिए एक ही गति से, एक ही वेग से। दुर्भाग्य से मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि कम से कम दिन में, हर दिन मुझे 28 से 30 घंटे का समय मिले, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वही 24 घंटे भी मिल रहे हैं मुझे। कई लोगों को ये नहीं पता कि अपने 24 घंटे कैसे बिताएं। वो संघर्ष कर रहे हैं और खुद को बिजली के झटके दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को समझनी होगी कि जीवन अपने आप में एक विशाल व्यवस्था है, और इस मुकाम पे यह जीवन करोड़ों सालों के विकास के बाद पहुंचा है। अगर आप इसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। जैसा कि मैं पूरी दुनिया में घूमता रहा हूँ पिछले 2 महीनों में, मैं कई नेताओं से बात करता रहा हूँ, कई लोगों से बात करता रहा हूँ। एक सवाल जो मेरे पास बार बार आता है वो ये है कि सद्गुरु, आपको ये सब कैसे पता कि आपने पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन किया है? मैंने कहा, एनवायरनमेंट या पर्यावरण, ये शब्द ही अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि ये देखने के बजाय कि आप इस बड़ी प्रकृति का बस एक और हिस्सा हैं, आपको लगता है कि आप प्रकृति से अलग हैं, पर्यावरण से अलग हैं, ये अपने आप में एक अपराध है। जैसे ही आपकी विचार प्रक्रिया ऐसी हो जाती है, जैसे ही आपका नज़रिया ऐसा हो जाता है कि आप प्रकृति से ऊपर हैं या प्रकृति से परे हैं, फिर स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है वो हो रहा है। आज आप जिस चीज़ को देखते हैं, मिट्टी के कटाव के रूप में, पानी की कमी के रूप में, हर वो चीज़ जो जीवन के लिए मायने रखती है, हर वो चीज़ जो हमारे जीवन को पोषित करती है, इसका कटाव केवल नतीजा है इंसानी मन में हो रही चीज़ों का। हमने ये नहीं समझा है कि हम इन सभी चीज़ों, वो सारा जीवन जो यहाँ हो रहा है, हम उसका एक नतीजा हैं। वो हमारा नतीजा नहीं है, लेकिन हमें अभी लगता है कि हम उन सभी के मालिक हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं और पर्यावरण अलग है। नहीं, पर्यावरण अलग नहीं है। यह प्रकृति जीवंत है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी उसका एक हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भी उसका एक हिस्सा हैं, और बात बस इतनी सी ही है। तो सद्गुरु, साल खत्म होने वाला है, मैं अगले साल के लिए क्या प्लान करूं? मैं चाहता हूं कि आप ये सोचें। देखिए, जो मैं अभी कहने वाला हूं उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप एक लंबी उम्र जिएंगे। वो ये कि मैं चाहता हूं कि आप 24 घंटे के समय को 1 साल मान के चलें, बहुत ही उत्साह के साथ। आज रात आप सोने के लिए जाएं, और हर दिन ऐसा करें, क्योंकि आप हर दिन को 1 साल मानें। ये समय का सिर्फ एक चक्र है। मुझे यकीन है कि शायद केंचुए या चींटियाँ, या शायद ये जो कोरोना वाला बंदा है, मेरे ख्याल से कोरोना एक महिला थी, ओमिक्रॉन पुरुष के जैसा लगता है। देखिए, वो ज़्यादा विनम्र है। तो ये वायरस चाहे जो भी हो, शायद वो 24 घंटों को 1 साल मानता होगा। शायद कई दूसरे जीवन के रूप जीवन को इस तरह अनुभव करते होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए, कुत्तों के लिए लोग कहते हैं कि कुत्ते का 1 साल इंसानों के लिए 10 साल के बराबर होता है।
तो मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन को एक साल मानकर चलें, हर रात बड़ा सा उत्सव। बेशक अगर हर दिन एक नए साल की शुरुआत हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक नया दिन एक नए साल के जितना ही महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। एक नया दिन जो कि बहुत ही भव्य तरीके से पूरी दुनिया में शुरू होता है, शानदार सूर्योदय होते हैं। हालांकि बहुत ही कम लोगों ने उसे देखा है, ज़्यादातर लोग केवल उसे अपने फ़ोन के स्क्रीन पे देखते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन के स्क्रीन पे वो आपके मनचाहे समय पर उगता है। तो जब इतनी शानदार घटना हर दिन सुबह हो रही है, तो फिर ये एक नई शुरुआत क्यों नहीं है? हर दिन एक नई शुरुआत है। सद्गुरु, हम तो उत्सव मनाने की प्लानिंग कर रहे थे, आप उसे बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 जनवरी भी वही है, उसका भी उत्सव मनाया जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर दिन ये इतने शानदार तरीके से शुरू होता है कि हर दिन उत्सव मनाया जा सकता है। समस्या केवल इतनी है कि आपके जो मानसिक चक्र हैं वो इस फेस में आ गए हैं कि उसे बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, बहुत सारी तैयारी चाहिए और कई सारी चीज़ें चाहिए। अभी शायद इस साल, शायद इसीलिए सरकार ने रात को कर्फ्यू लगा रखे हैं, क्योंकि शायद सभी जितने अल्कोहल वाले लोग हैं उन्होंने अपने हाथ पे लगा लगा के उसे ख़त्म कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही सच हो। क्या आपको लगता है इसी वजह से ऐसा हो रहा है? तो एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लई ने इस तरह की एक सत्संग में हिस्सा लिया था और उसने इसे गंभीरता से ले लिया, और हर दिन शाम को वो बार पे पहुंच जाता था और खूब शराब पीता था, और हर दिन वो काम पे देरी से जाता था, और बॉस उसे नौकरी से निकालने ही वाला था। वो उससे बहुत परेशान था, उसने कई बार उससे कहा था, लेकिन वो हमेशा ऑफिस 1-1.5 घंटे लेट ही पहुंचता था। और फिर उसका एक दोस्त था जो बार में उसके साथ शराब पीने जाता था। देखिए, अगर आप कोई काम साथ में बार बार करते हैं तो वो आपका कलीग बन जाता है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल समय पे ऑफिस पहुंचता था। तो शंकरी ने पूछा, तुम कैसे समय पे पहुंच जाते हो? हम दोनों रात को घर वापस समय पे जाते हैं, हम लगभग एक जितनी ही शराब पीते हैं, लेकिन तुम हमेशा ऑफिस समय पे पहुंच जाते हो। तो दोस्त ने कहा, देखिए, लगभग हम करीब 12 बजे रात को घर जाते हैं। हाँ, मैं जाते ही सो जाता हूँ, 2 बजे उठ के फिर से विस्की पीता हूँ, सोता हूँ, 4 बजे उठ के फिर से विस्की पीता हूँ, और 8 बजे उठता हूँ, और 9 बजे मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ। शंकराइन पिल्लई ने कहा, सोचा कि मैं भी कोशिश करके देखता हूँ, और उसने भी घर जाके यही कोशिश की, और उसे आश्चर्य हुआ कि वो 8:30 बजे उठ गया, और वो ऑफिस दौड़ते हुए गया, और 9:30 के पहले वो ऑफिस पहुंच गया। बॉस बहुत गुस्से में था। हो गया, अब मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। शंकरन पिल्लई ने कहा, क्यों? मैं रोज 1.5 घंटे लेट आता था, आज मैं केवल 27 मिनट लेट हूँ, और आप मुझे... बॉस ने पूछा 27 मिनट? पहले ये बताओ कि तुम सोमवार, मंगलवार और बुधवार को क्यों नहीं आए? तो आप इन 365 या 363 दिन कहाँ थे, और अचानक आप उत्सव मनाना चाहते हैं? हर किसी को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए। आज काफ़ी सारे लोग दुखी हैं क्योंकि धारा 144 लगी हुई है और रात को कर्फ्यू भी लगा हुआ है। अरे, तो सन 2022 की शुरुआत वो एक बहुत ही उदास तरीके से करेंगे,
क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी सरकार जो उत्सव मनाने के खिलाफ है? आज इस तरह की डिबेट्स चल रही हैं, बहुत सक्रिय बहस हो रही है इस बारे में। और ऐसा क्यों है कि आप इन 364 दिनों का उत्सव नहीं मना रहे थे, सिर्फ एक दिन ही आप उत्सव मनाने की कोशिश कर रहे? मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप कभी भी इस साल में खुश नहीं थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन की प्रकृति ऐसी है कि ये लगातार बीतता जा रहा है। नए साल का यही अर्थ है कि ये आपके लिए रुक नहीं रहा। चाहे आप घर में बंद हों या ऑफिस में बंद हों या आप गटर में हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, यानी जीवन बीतता जा रहा है। तो ये जब यह जीवन की प्रकृति है कि जीवन की समय बिना रुके चलने वाली मिल है, तो समय तक पहुंचने का एक दूसरा तरीका भी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक इंसान को ये सीखना होगा कि कैसे स्थिर रहा जाए। तो अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो क्या वो उपयोगी होगा? आपको वाकई इस बात पे ध्यान देना होगा कि इस पूरे साल में क्या आप वास्तव में व्यस्त थे या आप कहीं खोए हुए थे। आपको लगता है कि अगर आपके दिमाग का आरपीएम बढ़ जाता है तो आप व्यस्त होंगे? नहीं, आप व्यस्त नहीं होंगे, आपका असर कम हो जाएगा। एक समझदार विचार पैदा करने के लिए आप 10,000 विचार पैदा करते हैं, ये इनएफिशिएंसी है। आपको केवल एक वो विचार चाहिए जिस पे आपको काम करना है। उस एक विचार तक पहुंचने के लिए आपको 10,000 विचारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये इनएफिशिएंसी, इसे आप व्यस्तता ना कहें, आप बस खोए रहते हैं। यह खोए रहने की भावना एक विश्वव्यापक घटना बन गई है अब, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि कैसे बैठा जाए, कैसे सांस ली जाए, कैसे खुद को थाम कर रखा जाए, क्योंकि उनकी शिक्षा पद्धति में उन्हें कभी भी ये नहीं सिखाया गया। उन्हें बस ये बताया गया कि अगर आप प्रोटीन, विटामिन ये खाते हैं तो आप ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेगा। हाँ, बेशक आप जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर आप एक इंसान होने की क्षमता का अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मानवता को पूरी तरह से खोलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीनियस को खोलना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे स्थान की ज़रूरत होगी जहाँ बाहरी परिस्थिति प्रवेश नहीं कर सकती। आपको अपने भीतर एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ सिर्फ यही मौजूद हो। दुनिया आपके इर्द गिर्द है। दरअसल दुनिया आपके इर्द गिर्द ही है, ये आपके अंदर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंसानों के लिए ये उनके भीतर है। अगर वो अपनी आंखें बंद करती हैं तो ये उनको भीतर से पागल कर देगा। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। एक इतनी बड़ी घटना, एक इतनी शानदार मशीन, इस धरती की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ये है, लेकिन इसके लिवर्स को खोजने तक के लिए भी कोई काम नहीं किया गया है। या मैं अब कीबोर्ड भी नहीं कह सकता, इसके टच स्क्रीन को खोजने के लिए भी कोई काम नहीं किया गया है कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है किसी तरह। तो अपनी सुविधा के लिए दुनिया को ठीक करने की कोशिश में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम अपने अस्तित्व के स्रोत का ही विनाश कर रहे हैं। यह लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा भीषण संकट है। दुनिया में अभी ये बात कही जाती रही है, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस 2022 वर्ष में मेरा साथ दे। क्योंकि ये तब तक नहीं होगा जब तक हर कोई इससे नहीं जुड़ता। सवाल ये नहीं है कि किसने क्या किया, क्योंकि हमेशा आंदोलन हुए हैं एक दुश्मन को स्थापित करके। ईशा के बारे में यही चीज़ खास है कि कोई भी दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर समय व्यस्त रहते हैं।
क्योंकि हमें पता है कि हम हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। हम हो सकता है उसमें सीधे रूप से जुड़े हों या सीधे रूप से ना जुड़े हों, लेकिन हम 100% ज़िम्मेदार हैं हर उस चीज़ के लिए जो हर इंसान इस दुनिया में करता है, और हर वो चीज़ जो हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि चेतना का यही अर्थ है, यही एक इंसान होने का अर्थ है। क्योंकि हर दूसरा प्राणी उसे इस तरह से बनाया गया है कि उसकी सीमाएं तय हैं कि वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। इस धरती पर केवल एक ही ऐसा जीवन है जिसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है, और वो है एक इंसान। और ज़्यादातर इंसान इसी चीज़ से दुखी हैं। वो चाहते हैं कि एक परिभाषा मिल जाए, इसीलिए वो खुद को एक फ़िलॉसफ़ी से जोड़ते हैं, एक धर्म से, एक विश्वास प्रणाली से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद को एक परिभाषा में जोड़ना चाहते हैं। लेकिन इंसान होने की सबसे सुंदर बात यह है कि इस जीवन की कोई परिभाषा नहीं है, इसमें कुछ भी तय नहीं है, यानी कि ये आज़ाद है, इसका यही अर्थ है। लेकिन आज़ादी एक डरावनी चीज़ है। आप चाहेंगे कि आप 4 दीवारों के अंदर हों, क्योंकि ऐसा लगता है कि आज़ादी खतरनाक है। लेकिन आपने हमेशा अनजाने में इसी चीज़ की खोज की, लेकिन जब वो आता है तो आप डर जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर गौर करना होगा। इस आने वाले साल में मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक इस मूलभूत आयाम पर गौर करेगा कि आप अपना जीवन आज़ाद होने के लिए, मुक्त होने के लिए जी रहे हैं, या आप अपना जीवन ज़्यादा से ज़्यादा बंधन पैदा करने के लिए जी रहे हैं। क्योंकि बंधन का अर्थ है ये जीवन की एक परिभाषा हुई। मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ, मैं बस 19 साल का था, या बस 19 से बस थोड़ा सा ज़्यादा, 20 से थोड़ा कम, और मैंने तय किया कि मैं अपना खुद का खेत शुरू करूँगा। और चूँकि मैंने शिक्षा के अगले चरण में जाने से इनकार कर दिया, जो कि यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए जाना होता, और इस वजह से परिवार मुझसे थोड़ा गुस्सा था, और उन्हें लगा कि मैं अपना जीवन बस यूं ही बर्बाद कर रहा हूं। मैं अपना जीवन आपके ऊपर भी फेंक रहा हूं, इसे बर्बाद ना करें। तो मैं, जब आप 19 के होते हैं, आज की तरह नहीं, कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो 13 साल का है लेकिन वो एक कंपनी का सीईओ है, ये वो दिन नहीं है। 19 की उम्र में हम बस जंगली जानवर की तरह हुआ करते थे। तो 19 की उम्र में मैं अपने दोस्तों से पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एंटरप्राइज शुरू करने के लिए। तो मेरे पास मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं। आप एक वल्क्रो की तरह, आप जो कुछ भी करें करके दर्द होता है। तो मेरे पास बहुत ही कम पैसे, मेरा बजट बहुत कम है। मेरे पास केवल एक मजदूर है, और मैंने खुद ही अपने हाथों से पूरा खेत तैयार किया। 4 दीवारी बनाना और बिल्डिंग्स बनाना। मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी भी कारपेंट्री कर सकता हूँ, बढ़ईगिरी कर सकता हूँ, दीवारें खड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय मैंने सारा काम खुद ही किया था। और फिर मैंने एक बैंक से छोटा सा लोन लिया था। फिर उन्हें आकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना था, और उन्होंने आकर देखा ये पूरा नहीं बनाया है। उन्होंने कहा इसमें पेंट नहीं है। मैंने कहा हे भगवान, ये गांव दूर दराज है, ये इसमें पेंट करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप पेंट नहीं करते हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ये ऐसा समय था जब हर रुपए खर्च करने में दर्द होता था। फिर मैं जाता हूँ और मैं पेंट की दुकान पे गया, सब कुछ बहुत महंगा था। फिर मैं एक दोस्त के पास गया जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट करता था, और उसने कहा मेरे पास कुछ पुराना पेंट रखा है, मैं तुम्हें कम कीमत पे दे दूँगा। तो मैंने जाके वो ख़रीदा। मुझे लगा कि वहाँ पे अलग अलग रंग होंगे, वहाँ पे केवल एक ही रंग था, फार्म ब्लू, नीला रंग, जो सबसे बुरा कलर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और उसने कहा केवल यही रंग मौजूद है, और लगभग फ्री में ही उसने मुझे वो पेंट दे दिया। तो मैं इस को लेकर आया, मैंने अपना ब्रश उसमें डुबाया। मैं समय नहीं
मैं पेंटिंग करते हुए पेंटिंग में समय नहीं बिताना चाहता। वो मिट्टी के रंग की बिल्डिंग थी, क्योंकि मैंने मिट्टी और चूने के मिक्सचर का उपयोग किया था, तो वो मिट्टी के रंग की थी। इसीलिए आश्रम में भी आश्रम की सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो मिट्टी के रंग की हैं। ऐसा मैंने बदला लेने के लिए किया उस आदमी से। और फिर मैं इसमें समय नहीं ज़्यादा बिताना चाहता, और मैंने बड़ा सा ब्रश उसमें डुबाकर दीवार पे उसे लगाकर बस यहाँ से वहाँ एक बार मैंने चला। तो पहले वो पेंट बहुत गाढ़ा था, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझसे इस इमारत को पेंट करने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसके पेंट करने की क्या ज़रूरत है। एक बहुत ही दूर दराज इलाके में हूँ मैं। फिर जब मैं इस ब्रश को लेकर यहाँ से वहाँ चल रहा था, पहले पेंट बहुत गाढ़ा था, और फिर धीरे धीरे वो हल्का हल्का होता गया, और फिर अंत में बिल्कुल गायब हो गया। मैंने उसे देखा और मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मैं वहाँ बैठा रहा और आधा दिन मैंने बिताया बस उस एक पेंट स्ट्रोक को देखते हुए। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि अचानक मुझे समझ में आया कि पूरी सृष्टि बस यही है। भौतिकता, बहुत ही गाढ़ी भौतिकता जिसकी एक परिभाषा होती है, और फिर बीच में जीवन के कई सारे आयाम, और अंत में एक ऐसी चेतना जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो मैं 3 दिन उस पेंटिंग को करने में मुझे 3 दिन लग गए, क्योंकि मैं बस यही कह रहा हूँ, जीवन बस यही है। बहुत ही स्पष्ट परिभाषाओं से जीवन एक ऐसे आयाम में जा रहा है जहाँ कोई परिभाषाएं नहीं हैं। एक इंसान को उस आयाम में होना चाहिए जहाँ कोई परिभाषा ना हो। ये परिभाषाएं जाति, नस्ल, धर्म, देश, हमने कितना दर्द एक दूसरे को पहुंचाया है और खुद को पहुंचाया है। कितना दर्द, इतना दर्द कि आप इसे माप भी नहीं सकते। और कितना दर्द हम लगातार पहुंचा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम एक ऐसे जीवन पे नकली परिभाषाएं लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। तो योग का यही अर्थ है कि जीवन की परिभाषाएं, हमारे मन की सीमाएं, हम उसे मिटा देते हैं और परिभाषा रहित बन जाते हैं, क्योंकि यही सृष्टि की प्रकृति है। जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूं तो ये अपनी उपस्थिति महसूस करा रहे हैं। ये बस ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी सद्गुरु कह रहे हैं वो मुझसे आया है। तो अगर हम इंसानी चेतना का विकास नहीं करते, अगर इंसान ये नहीं सीखते कि कैसे कम से कम दिन के कुछ मिनट अपने भीतर एक ऐसे स्थान में बिताएं जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, एक व्यक्ति के रूप में नहीं जो कि एक परिभाषा होगी, एक पुरुष या स्त्री के रूप में नहीं, एक हिंदू या मुस्लिम के रूप में नहीं जो कि एक परिभाषा होगी, गोरे या काले के रूप में नहीं, या जो भी दूसरी बकवास आप हैं, ये सारी अलग अलग तरह की परिभाषाएं हैं। बस यहाँ होना बिना किसी परिभाषा के। एक तरह से देखा जाए तो ध्यान में होने का यही अर्थ है कि आपकी कोई परिभाषा नहीं है, बस यूं ही जैसा जीवन को होना चाहिए। क्योंकि एक अलग व्यक्ति होने का आपका विचार वो परिभाषा है जो आपने अपने दिमाग में बनाई है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यहाँ बैठे हुए सांस की और रोटी की अम्बिलिकल कॉर्ड के बिना आप यहाँ जीवित ही नहीं रह सकते। तो परिभाषा है ही कहाँ। और भी गहराई में देखें तो असंख्य जीव आपके भीतर हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें नहीं पता कि नया साल आ रहा है। ये सारे जीव जो आपके शरीर के अंदर हैं, उन्हें नहीं पता कि नया साल आ रहा है, और उन्हें इसकी कोई परवाह भी नहीं, क्योंकि वो हर दिन पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो एक इस तरह के समय में या किसी भी समय में एक समझदार इंसान हर परिस्थिति का फायदा उठाएगा अपने खुद के विकास के लिए। एक मूर्ख हर परिस्थिति को खुद के खिलाफ कर लेगा और खुद को दुख पहुंचाएगा और अपने आसपास हर व्यक्ति को दुख पहुंचाएगा। बात जीवन में बस यही है कि क्या आपका दिमाग
जीवन के पक्ष में काम कर रहा है या जीवन के खिलाफ काम कर रहा है। तो अगर आपने 1 साल मूर्खतापूर्ण तरीके से बिताया है, आपको लगता है कि आप कल समझदार हो जाएंगे, नहीं, आपको इस दिशा में प्रयास करना होगा। लेकिन साथ ही एक इंसान अपना मन बना सकता है। अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं, आप अपना मन बना सकते हैं और पलट कर दूसरी दिशा में जा सकते हैं। आपके अंदर ये क्षमता है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप ही एकमात्र ऐसे जीव हैं एक इंसान के रूप में जिसके पास ये क्षमता है। बाकी सभी प्राणी उनके भीतर मौजूद पहले से तय परिभाषाओं से ही चलते हैं। वो जिस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड हैं वो केवल वही कर सकते हैं। इंसान ही केवल एकमात्र ऐसा जीव है जो बड़े पैमाने पर उसका कोई प्रोग्राम नहीं है। आप अपना मन बना सकते हैं। आप जागरूकता के साथ ये निर्णय कर सकते हैं कि मैं कैसा होना चाहता हूँ। ये कोई छोटा विशेषाधिकार नहीं है, ये सबसे बड़ा विशेषाधिकार है और सबसे बड़ी आज़ादी है जो इस धरती के इस जीवन को मिली है। किसी दूसरे जीवन के पास इस तरह की आज़ादी नहीं है। लेकिन अभी भी अगर आप सीमाएं बनाने में लगे हुए हैं, अगर आप अभी भी अपना ही खुद का एक छोटा सा, मैं इसे आम तौर पर पेशाब का राज कहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कुत्ते हर जगह जाके पेशाब करते रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, ये उनका साम्राज्य है, वो अपनी सीमाएं स्थापित कर रहे हैं। सीमाएं बनाना इंसान की प्रकृति नहीं है, क्योंकि जब यह दिमाग खिला, जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स खिला, अब इंसान की प्रकृति है अनंत विस्तार करना। अभी भी हमारे भीतर एक जानवर मौजूद है जिसमें जीवन यापन की प्रवृत्तियां बहुत मजबूत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन यापन कोई बुरी चीज़ है, जीवन यापन एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने शरीर को बहुत टाइट पहनते हैं, मैं केवल कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने शरीर को बहुत कस कर पहनते हैं तो आप उन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। तो आपके अंदर केवल जीवन यापन की प्रवृत्तियाँ ही होंगी। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, आपके जीवन पे केवल यही 3 चीज़ें हावी होंगी। हमें विकास करना होगा। वायरस ने हमें कई चीज़ों से एक ब्रेक दिया है ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा सावधानी से देख पाएं। केवल घर में बैठकर आप घर में बैठकर ये देख सकते हैं कि मेरे जीवन की प्रकृति क्या है, मैं किस चीज़ से चूक रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि चाहे हम बैठें या खड़े हों हमें अनकंफर्टेबल लगता है। आखिर बात क्या है? इस पर गौर करने का समय आ गया है। आपको किसी धर्म ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है, किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पर्याप्त बुद्धि है। हो सकता है कि कोई आपको दिशा दिला दे, दिशा दिखा दे कि अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, बस। लेकिन हर इंसान के पास ज़रूरी समझ है, बुद्धि है कि वो ये कर सके। लेकिन अभी भी ये नहीं हो रहा है। तो अगला साल एक जागरूक धरती बनाने के लिए समर्पित है। हम बात मिट्टी की कर रहे हैं, लेकिन बात केवल उसकी ही नहीं है। आप सभी को मेरे ख्याल से इसके बारे में पहले से ही पता होगा, तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और क्या मैं आपको एक और साल की योजना बता सकता हूँ? अगला साल, जैसा कि आप जानते हैं, हम 3 अरब से ज़्यादा लोगों को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ क्या है, हाँ कहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 अरब से ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए हाँ कहें, जीवन के लिए हाँ कहें। जब हम पहला होलनेस कार्यक्रम कर रहे थे, 90 दिनों का कार्यक्रम, उस कैवल्य कुटीर में, तो मैं कई सारी चीज़ें लोगों के बारे में सामने रखता और पूछता हाँ या ना, हाँ या ना। वो इन चीज़ों को देखते इस तरह से। एक दिन शायद करीब 55 या 60 दिनों के बाद, शायद 55 या 56 दिनों के बाद मैं हॉल के अंदर गया। वहाँ उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगा के रखा था, सद्गुरु हाँ और हाँ। मैंने कहा अगर आप हाँ और हाँ हैं तो हम आपके साथ चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप हाँ ना हैं तो आपके साथ क्या किया जाए? आप केवल जीवन यापन की प्रक्रिया ही कर सकते हैं।
आप इस जीवन को इसकी सीमाओं तक नहीं पहुंचा सकते अगर आप हाँ ना हो। 100% हाँ जीवन के प्रति आपको यही करना चाहिए इस साल। हेलो, हम अगले साल करेंगे? नहीं, अभी इस साल जीवन के प्रति एक बड़ा सा हाँ। और आप में से वो लोग जो आप में से अलग अलग शहरों में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ लेकिन कर्फ्यू क्यों लगा है, मैं हाँ कहना चाहता हूँ लेकिन ये कर्फ्यू क्यों लगा है, मैं बात कर रहा हूँ जीवन के प्रति हाँ करने की। जीवन आप जो करते हैं उसमें नहीं है, जीवन यहाँ है, ये अभी हो रहा है। सवाल केवल इतना है कि ये कितनी तीव्रता के साथ हो रहा है, या ये कितना ज़्यादा। अगर आप इसे पूरी तीव्रता लेकर जाते हैं, अभी आप के लिए जितनी तीव्रता तक जाना संभव हो, तो आप देखेंगे कि आप स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आप अपने शरीर को ढीला पहनेंगे। आप देखेंगे कि आपके मन ने जो परिभाषाएं बना रखी हैं, वो परिभाषाएं जो समाज आपके ऊपर लादने की कोशिश करता है, ये चीज़ें आपको रोक कर नहीं रखेंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको एक ऊंचे स्तर का जीवन चाहिए। हल्का जीवन ना जिए कि आप इसे अगले साल के लिए बचा कर रख रहे हैं। नहीं, ये नहीं ठीक है। बात केवल इन तमिलनाडु में लोग नहीं, केवल नहीं बोलते, वो बोलते हैं नहीं। वो केवल एक बार नहीं बोलते, हाँ हमेशा एक बार बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना होता है तो नहीं, एक नहीं काफ़ी है। जब किसी चीज़ के लिए मना करना हो तो एक बार नहीं कहना काफ़ी है। जीवन आपके कामों में नहीं है। आप ये मानने की गलती ना करें कि आपका जीवन आपके कपड़े हैं, आपका काम है, आपका परिवार है, आपकी धन या दौलत है। वो जीवन नहीं है, वो जीवन की एक्सेसरीज हैं। हमने वो चीज़ें अपने जीवन में जोड़ी हैं। क्यों? इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए, है ना? हेलो, क्या आप एक ऐसी नौकरी लेते जो आपको पता होता कि वो आपके जीवन को नुकसान पहुंचाएगी? नहीं, आपको पता है कि वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। क्या आप शादी करते अगर आपको ये साफ साफ पता होता? क्या मैं गलत दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? ठीक है, आपने हर चीज़ यह सोचकर की कि वो इस जीवन को बेहतर बनाएगी, है ना? तो आपको ये समझना होगा कि जीवन में एक्सेसरीज हैं, हम उन्हें आदर के साथ देखते हैं, उनके साथ शामिल होते हैं, लेकिन बात जीवन की है। हर चीज़ केवल एक जोड़ी हुई चीज़ है। अगर आप एक्सेसरीज को जीवन समझने की गलती करते हैं, तो फिर आप एक अलग जीवन भी नहीं हैं, आप हर जगह फैले हुए हैं। आप विचारों का एक झुंड हैं, आप भावनाओं का एक झुंड हैं कि आप खुद को एक साथ इकट्ठा भी नहीं कर सकते। अभी लोगों के साथ यही हुआ है। ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी से आपको इतनी ज़्यादा पहुंच मिल गई है, ये एक बहुत ही फैशनेबल चीज़ बन गई है हर जगह। मैं करीब 1 महीने कैलिफोर्निया में था और मैं कई महत्वपूर्ण लोगों से मिल रहा था, कई सेलिब्रिटीज़ से। हर कोई बात कर रहा है, ये कहता है कि सृष्टि मुझसे कह रही है, ब्रह्मांड मुझे बता रहा है। अरे, अगर ब्रह्मांड चाहेगा तो हम ऐसा करेंगे। तो मैंने बस इन चीज़ों पर ध्यान दिया और मैंने कहा कि आप बस इस ब्रह्मांड शब्द का उपयोग कर रहे हैं एक दूसरे सरल शब्द को बदलने के लिए, जो था भगवान। भगवान के बदले आप कह रहे हैं ब्रह्मांड। ज़्यादातर लोग यूनिवर्स की स्पेलिंग भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो बस अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो ब्रह्मांड को सुनना, ब्रह्मांड से बात करना और सबसे बढ़कर ब्रह्मांड से प्यार करना,
ये थोड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि किसी ऐसी चीज़ से प्यार करना जो यहाँ नहीं है, ये बहुत ही सुविधाजनक चाल है। देखिए, अगर जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा है, अगर आपको प्यार से उससे बात करनी है, जो अभी यूं आपके ऊपर गिर सा रहा है सोते हुए, हो सकता है उसकी लार भी टपक रही हो, फिर आपको थोड़ा, लेकिन सृष्टि से प्यार करना कोई समस्या नहीं। सृष्टि से प्यार करना एक बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन ये एक ऐसी चाल है जिससे आप खुद को धोखा देंगे, किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को बस। क्योंकि किसने आपसे ये कहा कि ये सारे ग्रह, तारे और ये खाली जगह जो वहाँ मौजूद है, इसे आपके प्यार की ज़रूरत है? केवल इंसानों को और कुत्तों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है? हेलो, दूसरे प्राणियों को भी, लेकिन आम तौर पर, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि कुत्ता यानी प्यार। आजकल लोग इतना तो समझते हैं। ये एक इंसानी भावना है, इंसानियों के लिए ज़रूरत है इसकी, ताकि अपने भीतर हम एक अनुकूल वातावरण बना सकें और लोगों के समूहों में भी जिनके साथ हम शायद रहें। प्यार केवल एक चिकनाई है ताकि इंसान एक दूसरे के चेहरों को हर समय खरोंचते ना रहें। हेलो, वरना हर लेन देन हो सकता है उसमें बहुत टकराव हो, अगर एक दूसरे के प्रति प्यार ना हो तो। कुत्ते कह रहे हैं हाँ, आपने सुनी उनकी आवाज? तो इस तरह के संकल्प ना लें कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सरल सी चीज बस इतनी है, हर दिन आप इस चीज का अकाउंट रखें कि एक जीवन के रूप में आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस बात के प्रति जागरूक नहीं है कि उनकी मौत हो जाएगी एक दिन, वो नश्वर हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक दिन एक गुरु इस तरह से बैठे हुए थे अपने शिष्यों के बीच और वो उनसे बात कर रहे थे। एक अजनबी कहीं से आया और उसने गुरु को गालियां देना शुरू कर दिया, बहुत गंदी गंदी गालियां दी, और फिर वो चला गया। फिर एक करीबी शिष्य जो यहाँ बैठा हुआ था, वो बहुत गुस्से में आ गया। वो खड़ा हुआ, गुरु ने कहा बैठ जाइए, और वो आदमी, उसको जो कुछ कहना था वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वो लौट गया। फिर इस शिष्य ने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम सब यहाँ रहना चाहते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, और ये आदमी आके आपका अपमान करता है और आप कुछ नहीं करते, आप उसे कुछ नहीं करते, आप इस बारे में कुछ भी नहीं करते, आप उसे जाने देते हैं। फिर गुरु ने कहा यहाँ आइए। गुरु ने कहा उस आदमी को छोड़ दीजिए। शिष्य ने कहा नहीं, हम उसे कैसे छोड़ सकते, मैं जाके ये करना चाहता हूँ। उन दिनों केवल एक ही अजनबी आके कुछ कह सकता था। ये आज की तरह नहीं है सोशल मीडिया में, जहाँ सैकड़ों ऐसे बेवकूफ़ हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जो लगातार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और गालियाँ देते रहते हैं। तो गुरु ने उस शिष्य को बुलाया और कहा मैं तुमसे एक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। शिष्य ने पूछा वो क्या है? गुरु ने कहा तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 1 और हफ्ता बचा है। शिष्य ने कहा क्या? लेकिन वो आदमी, गुरु ने कहा उस आदमी को छोड़ो, आपके पास केवल 1 हफ्ता बचा है जीने के लिए। और फिर गुरु खड़े होकर चले गए। तो ये शिष्य परेशानी में पड़ गया, केवल 1 हफ्ता बचा है, वो उस आदमी के बारे में भूल गया। और फिर उसने अनुमति ली, क्या मैं आश्रम के बाहर जा सकता हूँ? मैं अपने माता से और अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। गुरु ने कहा तुम जहाँ चाहे जा सकते हो। तो वो यहाँ वहाँ गया, लोगों से मिला, हर किसी से मिला, बहुत ही विनम्रता और प्यार के साथ, क्योंकि उसे पता है सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, वो किसी और से नहीं बता सकता। वो 3-4 दिन यहाँ वहाँ गया, हर किसी से मिला,
और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मेरे पास सिर्फ इतना ही समय बचा है। और जब तक वो 5वें या 6वें दिन वापस लौटा तो उसे लगा कि मरने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी अपने गुरु के पैरों पे मरना। तो वो वापस आया। 7वें दिन सुबह सुबह गुरु वहाँ पे बैठे हुए थे। वो आया, उसने गुरु के सामने दंडवत प्रणाम किया और कहा, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं यहीं मरना चाहूँगा। गुरु ने उसे देखा और कहा, तुम तो बड़े अच्छे दिख रहे हो, बहुत खुश मिजाज हो, बहुत प्यार भरे हो, बहुत समावेशी हो। सारी सीमाएं चली गईं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बहुत अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें थोड़े दिन और जिंदा रहना चाहिए। अगर आप जागरूक हों कि आप नश्वर हैं तो आपकी बुद्धि खुद को व्यवस्थित कर लेगी। आपको कोई फिलॉसफी बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ, शिक्षा, फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बात के प्रति जागरूक हैं कि आप एक सीमित जीवन हैं, आपके पास थोड़ा सा समय मौजूद है और वो किसी भी समय खत्म हो सकता है, अगर आप हमेशा इसके प्रति जागरूक हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपका पूरा सिस्टम, जब मैं कहता हूँ बुद्धिमत्ता तो ये मत सोचिए कि बात सिर्फ आपके मूर्खतापूर्ण विचारों की है। ज़बरदस्त बुद्धिमत्ता मौजूद है आपकी हड्डी और मांस में ही, वरना ये कैसे चलता। इस सृष्टि की बुद्धिमत्ता आपके भीतर घटित हो रही है, वो सक्रिय है। अगर आप समझते हैं कि ये एक सीमित जीवन है और ये कभी भी खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई उत्सव मना रहा है, पटाखों की आवाज़ आ रही है। अगर आपको ये बात पता है तो आपकी बुद्धिमत्ता खुद को इस तरह से व्यवस्थित करेगी कि वो सबसे अच्छा हो। तो मुझे पता है कि अगर आप अपने अंदर किसी तरह की स्थिरता का अनुभव करना चाहते हैं और अपने भीतर परमानंद की एक स्थिर अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं जिससे कोई आपसे छीन ना सके, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप इसके प्रति जागरूक हों कि आप नश्वर हैं। सद्गुरु, नया साल आ रहा है, जीवन के बारे में कुछ कहें। मैं जीवन के बारे में ही बात कर रहा हूं क्योंकि जीवन मृत्यु के अंदर बंद है। हेलो, एक दूसरे से अच्छी बातें करना किसी को रूपांतरित नहीं करने वाला। वो बातें कहने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप रूपांतरण चाहते हैं तो आपको सत्य को सामने, अपनी आंखों के सामने देखना होगा लगातार, ताकि जो शुरू का जो डिस्टर्बेंस वाला समय होता है वो बीत जाए और आप वास्तविकता में आकर स्थापित हो जाएं। केवल तभी यह जीवन विकसित होगा, अपनी संपूर्ण क्षमता तक पहुंचेगा और एक इंसान की प्रतिभा खिलेगी। ये कुछ हजार लोग, कई युवा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप 20, 25, 30, 35 के आसपास की उम्र के हैं, क्योंकि भारत का 60% आबादी 35 से कम उम्र की है, अगर मैं सही हूँ इन आंकड़ों में। तो अगर 1 अरब लोग या 60 लाख लोग, क्या मेरी संख्या सही है? 600 मिलियन लोग, अगर उनकी प्रतिभा थोड़ी सी भी खिल जाती है तो अरे, क्या आपको पता है ये देश कितना बड़ा चमत्कार बन जाएगा? पूरा देश, केवल देश ही नहीं, पूरा देश। अगर 600 मिलियन लोग अपनी जीनियस, अब उन्होंने खुद के लिए जो सीमाएं, देखिए किसी और ने आपके ऊपर ये सीमाएं नहीं बनाई हैं, प्रकृति ने ये सीमाएं आपके ऊपर नहीं बनाई हैं, आपने खुद ये सीमाएं बनाई हैं। आप कहते हैं नहीं, मेरे पिता ने मुझे बताया, मेरे पंडित ने ये बनाया। अरे, उन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन आपको ऐसा दिमाग दिया गया है जिससे आप जीवन को देख सकते हैं कि वो कैसा है। हर व्यक्ति वो कह सकता है जो वो चाहे, लेकिन आपके पास एक बुद्धिमत्ता है, आपके पास एक चेतना है कि आप जीवन को उसके असली रूप में देख सकते हैं। दूसरी कई सारी चीज़ें जो धर्म ग्रंथों में लिखी हैं आप नहीं देख सकते, लेकिन ये चीज़ें इस धर्म ग्रंथ में लिखी है कि ये नश्वर है। हेलो, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है, 100% लिखा है। केवल एक बेवकूफ़ एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है कि उसे लगता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। यह नश्वर है, इसकी मौत होगी। अगर अपने जीवन के हर पल आप इसके प्रति जागरूक हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धिमत्ता खुद को इस तरह से व्यवस्थित करेगी कि
दुनिया एक शानदार जगह बन जाएगी। तो सन 2022 ये आपके एक संकल्प लेने के बारे में नहीं कि मैं सुबह उठकर शांभवी करूंगा, मैं ये करूंगा। नहीं, 2022 हम इस दुनिया को अभी उसके वर्तमान हालत से कहीं ज्यादा बेहतर अवस्था में छोड़कर जाएंगे। समय के हिसाब से हम सिर्फ एक सवाल ही ले सकते हैं, सिर्फ एक सवाल। और साथ ही हम इसका समापन करेंगे दिव्य दर्शनम के साथ। मेरे ख्याल से उस एक सवाल के लिए भी समय नहीं बचा है। आज मध्य रात्रि को 11:40 को ध्यान लिंग में नादाराधना होगी, जो कि शायद सुबह 12:30 बजे तक चलते रहेगी। तो ध्यान लिंग की उपस्थिति में होना अगले साल के लिए पहले कदम के रूप में अगले साल को शुरू करने का एक शानदार तरीका होगा, क्योंकि ध्यान लिंग कई रूपों में संपूर्ण स्थिरता है और एक ही साथ उसमें सबसे ऊंचे स्तर की का उल्लास भी है। तो कम से कम उन पलों के लिए, कुछ पलों के लिए वहाँ समय बिताएं या मंदिर के इर्द गिर्द बैठें, बस स्थिर होकर बैठें। ये उत्सव बनाने का एक नया तरीका है, तीव्र लेकिन बिल्कुल स्थिर। इस बात के प्रति जागरूक रहना कि हम बस एक छोटी सी चिंगारी हैं समय स्थान के इस बड़े से अस्तित्व में, एक ऐसी चिंगारी जो अपनी भव्यता में है। हमारे पास आपको पूरी तरह से जगमगाना चाहिए, कल नहीं आज। मैं समय के हिसाब से आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत ही कम समय के लिए ज़िंदा हैं, लेकिन आप एक बहुत लंबे समय के लिए मरे हुए होंगे। तो अभी आप जो जीवन हैं उसका पूरा उपयोग करें और लाइफस्टाइल को लाइफ समझने की गलती ना करें। लाइफस्टाइल्स समय, हम जिस समय पे जी रहे हैं उसके अनुसार आती और जाती है, लेकिन लाइफ या जीवन ही एकमात्र चीज़ है जो आपके पास है। वास्तव में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जीवन की घटना एकमात्र चीज़ है जो यहाँ हो रही है, बाकी सब सिर्फ आपके सिर में है। हेलो, आइए इसे संभव बनाएं। योगेश्वराय भूतेश्वराय कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। योगेश्वराय भूतेश्वराय कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। योगेश्वराय भूतेश्वराय कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय।
15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi-yogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.
In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. பூக்களெல்லாம் மலர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே மரங்களெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தான் ஆசையெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே ஆழ்மனதில் இருப்பதென உயிர் நோக்கம் தான் பிறக்கும் உயிருக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம் தானே. பூக்களெல்லாம் மலர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே மரங்களெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தான் ஆசையெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே ஆழ்மனதில் இருப்பதென உயிர் நோக்கம் தான் பிறக்கும் உயிருக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம் தானே. பூக்களெல்லாம் மலர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே மரங்களெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தான் ஆசையெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே
சாகணும் அதனாலே